गुड मॉर्निंग। ज्ञानोदय क्लासेस में आपका स्वागत है और नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। नए वर्ष में आपका उत्साह दुगना हो, नए वर्ष में आप 100% रिजल्ट की ओर अग्रसर हों, अपने लक्ष्य को पाएं, यह मेरी शुभकामना है आपसे, यही मेरी उम्मीद है आपसे, यही मेरा भरोसा है आपसे। तो पिछले सेशन में हम लोगों ने एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 4 तक कर लिया है। अब आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं और करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है, एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है, इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है और इसके ऊपरी सिरे जो ऊपर से खुला हुआ है की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। यह ऊपर तक पानी से भरा हुआ है। जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां डालते हैं जिनमें 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला है, तो इसमें भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियां कितनी होंगी? तो अब स्टार्ट करते हैं। जो दिया है पहले वो चित्र बना लेते हैं। एक बर्तन जो उल्टे शंकु के आकार का है। उल्टा शंकु मतलब उल्टा शंकु मतलब ये हो जाएगा। उल्टा शंकु मतलब ये हो जाएगा। फिर क्या कहता है, ये हम भी जानते हैं कि ये शंकु का व्यास हो जाएगा। त्रिज्या हमारी दी हुई है ये, और क्या दिया है, ये हो जाएगी त्रिज्या। तो त्रिज्या हमारा कितना दिया है? ऊंचाई 8 सेंटीमीटर। तो पहले ऊंचाई बना लेते हैं। यहां से यहां तक की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर दिया है और ऊपरी सिरे की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, मतलब ये जितना है ये, तो ये है 5 सेंटीमीटर। ये है 5 सेंटीमीटर है। फिर कहता है कि जब गोला जो है इसका प्रत्येक गोले की त्रिज्या, मतलब जो शीशे की गोलियां डाली जाती हैं तो ये गोला है, तो कितनी गोलियां जाती हैं ये हमको ज्ञात करना है। तो हम क्या कर लेंगे, पहले तो जो दिया है वो लिख लेंगे। दिया है शंकु में, दिया है किसमें? शंकु में। ऊंचाई कितनी दी हुई है? ऊंचाई h इक्वल टू कितना? 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और त्रिज्या क्या दी हुई है? त्रिज्या दी हुई है कितना? त्रिज्या r दी हुई है 5 सेंटीमीटर। हम यदि कोशिश करें कि क्योंकि जो गोलियां डाली जा रही हैं तो भी एक गोला है, उसमें भी त्रिज्या होगी, तो हम क्या कर सकते हैं कि त्रिज्या इसकी r1 मान ले। यदि गोले की त्रिज्या को हम r1 मान लें तो हमारा काम ठीक रहेगा। यदि गोले की त्रिज्या को हम r1 मान लें तो हमारा काम ठीक रहेगा। ये r1 हो जाएगा ये। और क्या, फिर क्या दिया? सॉरी, गोले की त्रिज्या नहीं, शंकु की। और क्या लिखा है कि गोले की त्रिज्या, गोलियां, एक गोला है तो गोली की त्रिज्या को हम r2 मान रहे हैं और ये कितना है? 0.5 सेंटीमीटर। 0.5 सेंटीमीटर है। अब हमें ये नहीं पता है कि गोलियों की संख्या कितनी है, तो मान लेते हैं, माना कि पानी में डाली गई गोलियों की संख्या, पानी में डाली गई गोलियों की संख्या मान लेते हैं। कितना हो जाएगा? n हो जाएगा। पानी में डाली गई गोलियों की संख्या कितनी है? n है। अब हम क्या कर लेंगे, इसमें प्रश्न में कह रहा है कि बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियां की संख्या ज्ञात कीजिए।
कहता है कि जब इस बर्तन में शीशे की गोलियां डाली जाती हैं तो इसमें भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। तो पानी का जो बाहर भाग निकला, जितना पानी निकला उतनी ही गोलियां होंगी। जैसे बर्तन से जो पानी गोलियां डाली गई तो जितना बाहर निकल रहा है पानी उतनी ही तो गोलियां होंगी। तो बर्तन से बाहर निकले पानी, बर्तन से बाहर निकले पानी की मात्रा अब आप देख लीजिए, जब बर्तन में जितनी गोलियां डालेंगे उतने ही पानी हमारे अंदर, मतलब इसमें से निकलेगा। जितनी गोलियां डालेंगे उतनी ही पानी निकलेगा अंदर, अंदर से बाहर। तो क्या हो जाएगा, पानी की मात्रा जितनी निकली तो क्या हो जाएगा, पानी का मात्रा जितनी हो गई उसमें क्या निकलेगा, शीशे की गोलियां n गुणे शीशों की गोलियों का आयतन हो जाएगा। और ये जो n गुणे शीशे की गोलियों का आयतन है, जो शीशे की गोलियों का आयतन है, तो क्या हो जाएगा, 1/4 भाग, क्या कहता है इसमें, 1/4 भाग पानी बाहर निकल जाता है। तो क्या हो जाएगा, मतलब क्या, इसमें हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। पानी का जो भाग है 1/4 भाग तो बाहर निकल जाता है। तो 1/4 शंक्वाकार बर्तन का आयतन निकाल देंगे। शंक्वाकार बर्तन का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, जो शंक्वाकार बर्तन का आयतन है अब शीशे की गोली का आयतन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, n गुणे शीशे की गोली का आयतन, n गुणे शीशे की गोली का आयतन। तो शंक्वाकार भाग का आयतन क्या हो जाएगा, अब हम थोड़ा पेन चेंज कर लेते हैं। शंक्वाकार भाग का आयतन क्या हो जाएगा हमारे पास, शंकु का आयतन आप लोग बताएं, शंकु आयतन क्या होता है। तो 1/4 ये हो जाएगा। शंक्वाकार भाग का आयतन हो जाएगा कितना, शंकु आयतन होता है 1/3 पाई। अब ये शंकु है तो शंकु में क्या हो जाएगा, R1 हम मानते हैं, R² होता है तो R1 माने हैं तो Rn²h शंकु का आयतन है, शंक्वाकार भाग बर्तन का आयतन। और फिर क्या, अब n गुणा हो जाएगा n, और गोले का आयतन होता है, तो गोले का आयतन होता है 4/3। गोले का आयतन, गोली जो शीशे की गोली है वो क्या है, गोली है, तो गोले का आयतन कितना, 4/3 पाई। r³ होता है तो ये r2 का क्यूब होगा। हम लोग r1 की वैल्यू अलग माने हैं और r2 की वैल्यू अलग माने हैं, दिया भी है। तो हम क्या करेंगे, 1/3 से 1/3 ये सब कट जाएंगे। देखिए हमारे पास पाई से पाई कट जाएगा, यहाँ है तो 1/3 से 1/3 कट जाएगा, और ये बच जाएगा कितना, बच जाएगा कितना, 1/4। हमारे पास जो बच जाएगा वही लिख रहे लेंगे। हमारे पास बच जाएगा कितना, 1/4 बचेगा, 1/4 बच जाएगा, जो बच जाएगा वही लिख लेते हैं, 1/4 बचेगा। फिर क्या बचेगा, R1² h बच जाएगा। फिर आगे क्या बच जाएगा, n बचेगा, फिर 4 बचेगा, और फिर R2 का क्यूब बच जाएगा, R2 का क्यूब बच जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये 4 भाग में इधर चला जाएगा गुणा में, तो हो जाएगा R1² h हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा,
हमारे पास R1 स्क्वायर है, 4 उधर चला जाएगा तो 16 हो जाएगा, n R2 का क्यूब हो जाएगा। इस तरह से हमारा R2 का क्यूब हो जाएगा। अब हम वैल्यू रख देते हैं। R1 की वैल्यू हमारे पास 5 है तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा। H की वैल्यू है 8 और ये 16 हो जाएगा। N हमारे पास रहा आएगा, R2 की वैल्यू है 0.5 तो 0.5 का क्यूब हो जाएगा। अब आगे क्या करेंगे, N की हम क्या करें, N को क्या कर लेंगे, N को एक साइड रख लेंगे इधर और जितना बच रहा है ये 5 का वर्ग हो जाएगा और ये गुणा 8 हो जाएगा। बटे में जो बचेंगे, बटे में ये 16 हो जाएगा और क्या बच जाएगा 0.5 गुणे 0.5 गुणे 0.5, 3 बार 0.5 होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ 3 बार लिखा हुआ है, घात 3 लिखा हुआ है, n हो जाएगा। आगे हम क्या कर लेंगे, जो घटेगा 8 एकम 8, 8 दूनी 16 हो जाएगा, 8 दूनी 16 हो जाएगा। ये 25 हो जाएगा, है ना, ये 25 हो जाएगा, 5 का वर्ग 25 और ये 10 हो जाएगा, ये भी 10 हो जाएगा, ये भी 10 हो जाएगा। दशमलव हटा रहे हैं, दशमलव हटा रहे हैं तो क्या हो जाएगा, हम दशमलव जैसे ही हटाएंगे दशमलव जब नीचे है, दशमलव नीचे है तो क्या हो जाएगा, यहाँ दशमलव जब नीचे है तो दशमलव जब हटाएंगे तो दशमलव की सिधाई में 1 आएगा और आगे राइट में जितने अंक है उतने 0 आएंगे। तो इस तरह से 3 तो 10 हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा 5 गुणा 5 दशमलव हट जाएगा तो ये हो जाएगा 2 पंचे 10 हो जाएगा और 5 दूनी हो जाएगा, ये भी 5 दूनी हो जाएगा और ये 5 से 5 कट जाएगा तो बचेगा कितना, यहाँ इम्प्लाइज नहीं होगा, अच्छा इम्प्लाइज चल रहा है, यहाँ इक्वल टू n हो जाएगा और फिर इस n को हम इधर ला लेते तो बचेगा कितना 25 गुणा 2 बचेगा तो ये 25 गुणा 4 तो n की वैल्यू कितना हो गई 100। अर्थात क्या हो गया, ये हमारा आंसर हो गया और अर्थात लिख लेंगे, अर्थात पानी में, अर्थात पानी में डाली गई, पानी में डाली गई गोली का आयतन, गोली की संख्या कितनी हो जाएगी 100 हो जाएगी, कितनी होगी 100 होगी। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर कंप्लीट होता है। कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम यदि आपको समझ में, यहाँ पे दशमलव हटा दिए हैं तो यदि हर का दशमलव हटता है तो अंश में प्रोसेस होती है, दशमलव की जगह पर 1, राइट में जितने डिजिट है उतने 0 और यदि अंश का हटाते हैं तो हर में ये प्रोसेस होती है। तो अब चलते हैं, अब आप देखते रहिए, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं और बेहतर ढंग से करते हैं। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो कहता है, इस पर हम उसके अनुसार फिगर बनाएंगे, इसके बाद आगे चलेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि ऊंचाई 220 सेंटीमीटर और आधार का व्यास 24 सेंटीमीटर वाले एक बेलन। तो पहले बेलन बना लेते हैं। ऊंचाई 220 मीटर और आधार का व्यास 24 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितनी है, हम इसकी ऊंचाई मान लेते हैं 220, इसकी ऊंचाई 220 मीटर, ऊंचाई 220 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 220 सेंटीमीटर, आधार का व्यास 24 सेंटीमीटर।
तो मतलब ये जो लाइन है ये व्यास है, तो व्यास का मान दिया है 24 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या आधी हो जाएगी, तो त्रिज्या होगी 12 सेंटीमीटर। फिर क्या दिया है, फिर दिया है कि जिस पर ऊंचाई 60 सेंटीमीटर और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर, अन्य बेलन। तो एक ऊंचाई कितनी 60 सेंटीमीटर, यानी हमारा एक जो बेलन है, हमारे पास दूसरा बेलन है एक, जिसकी ऊंचाई 60 सेंटीमीटर, तो हम इसकी ऊंचाई यहां से यहां तक की ऊंचाई 60 सेंटीमीटर मान लेते हैं। ऊंचाई 60 सेंटीमीटर है और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर, यानी जो हमारी इतनी लंबाई है ये 8 सेंटीमीटर है ना। तो इस तरह से जो दिया है इसमें हमको निकालना है, ये 8 सेंटीमीटर है। इस तरह से होगा और इस तरह से इसकी हाइट यहां से मिला देते हैं। ये हो जाएगा। अब हमारे पास जितना लिखा हुआ है उसका करेंगे, तो स्तंभ का आयतन निकालेंगे जो दिया है। दिया है बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई h1 इसको लिख लेते हैं। और क्या, दूसरे पहले बेलन की ऊंचाई कितनी है 220 सेंटीमीटर, और व्यास है 24 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या r1 हो जाएगी कितनी, ये h1 है, ये r1 हो जाएगा, r1 हो जाएगा 24/2 यानी 12 सेंटीमीटर ये हो जाएगा। और पहला बेलन हो गया, पहला बेलन। अब दूसरे बेलन की ऊंचाई h2 जो हो जाएगी, दूसरे बेलन की ऊंचाई कितनी होगी 60 सेंटीमीटर होगी, और त्रिज्या क्या होगी, त्रिज्या r2 कितनी हो जाएगी 8 सेंटीमीटर हो जाएगी, 8 सेंटीमीटर है। अब हमको क्या है, स्तंभ का आयतन निकालना है, तो स्तंभ का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, स्तंभ का आयतन बराबर पहले बेलन का आयतन, पहले बेलन का आयतन प्लस पहले बेलन का आयतन और प्लस दूसरे बेलन का आयतन, तो क्या होता है, बेलन का आयतन क्या होता है पाई r स्क्वायर h होता है, आप भी जानते हैं। पहले बेलन का आयतन क्या होता है, पहले बेलन का आयतन ही होता है पाई r स्क्वायर h। और जब पाई r स्क्वायर h होता है तो हम क्या करेंगे, हम वही मान निकाल लेंगे। तो स्तंभ का आयतन क्या होगा, पहले बेलन का पाई r1 स्क्वायर h1, और फिर दूसरे बेलन का हो जाएगा पाई r2 स्क्वायर h2। तो पाई पाई तो कॉमन हो जाएंगे, r1 का मान हमारे पास कितना है 12 है, तो 12 का वर्ग, ये हम लॉन्ग ब्रैकेट लगा लेते हैं, 12 का वर्ग हो जाएगा, h1 का मान है कितना 220, ये 220 हो जाएगा, पाई r1 स्क्वायर और h1 हो जाएगा। r2 का मान कितना है 8 है, तो ये 8 का वर्ग हो जाएगा, और कितना
8 का वर्ग हो जाएगा और ये H2 का मान 60 है तो 60 हो जाएगा। अब आगे क्या करेंगे, पाई का मान रखे रहें, ये हो जाएगा 12 में 12 का गुणा करेंगे, 12 का वर्ग हो जाएगा 144, 144 अब गुणा 20 हो जाएगा। 8 का वर्ग हो जाएगा 64, तो 64 गुणे 60 हो जाएगा। इस तरह से हमारा आंसर की ओर हम लोग बढ़ेंगे। और जो ये क्वेश्चन है बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है। हम दोनों का जब गुणा कर लें, आप गुणा करके बताइए, हम गुणा करते हैं और लिखते हैं। इसका गुणा आप करके कर लिए होंगे और हम करते हैं। ये हो जाएगा कितना, हम निकाल लेंगे, पाई हमारे पास रहा आएगा, ये हो जाएगा 144 में 22 का करते हैं तो 22 चौको 88 हो जाएगा, 22 चौको 88, 8 96 हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, 22 एकम 22 और 9 31, 31 हो जाएगा। और एक जीरो था तो एक जीरो हो जाएगा। फिर से 64 में 60 का गुणा करेंगे तो 6 चौको 24 हो जाएगा, 6 छंग 36, 2 38 हो जाएगा, एक जीरो बचा है तो 3840 हो जाएगा। इस तरह से क्या हो जाएगा, अब ये पाई का मान बोला है कि 3.14 रखना है तो 3.14 हम रख दे रहे हैं। गुणा करेंगे, इन दोनों को जोड़ते हैं तो जीरो आ जाएगा, 4 8 12 हो जाएगा और 8 से 14 1 15 हो जाएगा। पहला अंक, दूसरा अंक 8 4 12, तीसरा अंक 8 6 14 1 15, चौथा अंक 3 1 4 1 5 हो जाएगा और ये 35,520 इसका जोड़ आएगा। अब हम क्या करेंगे, इसका यदि गुणा करते हैं तो गुणा आप चेक करेंगे, हम लिख देते हैं तो हो जाएगा 11 15 32.8 घन सेंटीमीटर इसका आयतन हो जाएगा। इसका आयतन है इतना। अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन में दिया है, बुक में दिया है, बुक में ये दिया है कि 1 घन सेंटीमीटर लोहे का द्रव्यमान हमारा, 1 घन सेंटीमीटर लोहे का द्रव्यमान कितना है, 8 ग्राम है। तो हम लिखेंगे क्योंकि 1 घन सेंटीमीटर लोहे का द्रव्यमान यानी द्रव्यमान मतलब वजन 8 ग्राम है, 8 ग्राम। तो क्या हो जाएगा, अब इतने घन सेंटीमीटर का निकालेंगे, 1 घन सेंटीमीटर का इतना है तो ये दूसरे घन सेंटीमीटर कितना चाहिए, तो इसलिए 11 15 32.8 यानी 1,11,532.8 घन सेंटीमीटर लोहे का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, द्रव्यमान हो जाएगा कितना, 1,11,532.8 और गुणे 8, ये 8 ग्राम है तो 8 हो जाएगा। तो 8 का गुणा करेंगे तो 8 × 64 हो जाएगा, 8 दूनी 16 6 22 हो जाएगा, 8 तिरिक 24 2 26 हो जाएगा, 8 पंचे 40 2 42 हो जाएगा, 8 एकम 8 4 12 हो जाएगा, 8 एकम 8 1 9 हो जाएगा और 8 एकम 8 हो जाएगा और 0.1 अंक बाद लगाएंगे, इतना हो जाएगा। ये हो जाएगा इतना 8,92,262.4। हम उत्तर मिला लेते हैं तो फिर उस हिसाब से 4 ग्राम होगा। तो ये ग्राम है। अब हम इसको किलोग्राम में बदलें तो दशमलव कितने अंक बाद चला जाएगा, ये हमारा आंसर किलोग्राम में आ रहा है। हमारा आंसर कितने किलोग्राम में आ रहा है, किलोग्राम में। तो 1000 का भाग लगाएंगे तो ये हो जाएगा 8 9 2 2 6 2.4। अब भागे कितना, 1000 हो जाएगा तो 3 अंक बाद दशमलव हमारा लग जाएगा तो ये हो जाएगा 8 9 2 दशमलव 6 8 9 2
ये 892.3 अंक बाद और आगे चला जाएगा तो ये हो जाएगा 2624 किलोग्राम हो जाएगा। अब आंसर में हमारा इतना दिया है 892.262 किलोग्राम, हमारा यही आंसर होगा, यही हमारा आंसर होगा। इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर अगला चलते हैं, देखते हैं और करते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, जो कहता है एक ठोस में ऊंचाई 120 सेंटीमीटर और त्रिज्या 7 सेंटीमीटर वाला एक शंकु सम्मिलित है ना, जो 60 सेंटीमीटर त्रिज्या और 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर आरोपित है। तो पहले अर्धगोला बनाते हैं। लगभग इस तरह का अर्धगोला होगा, ये लगभग ये इस तरह का अर्धगोला बना लिए और क्या कर दिए, दोनों की त्रिज्या कितनी है 60 सेंटीमीटर, इस तरह का बनेगा। फिर क्या कहता है, इस ठोस को पानी से भरे हुए एक लंब वृत्तीय बेलन में इस प्रकार सीधा डाल दिया जाता है। मतलब अब ये जो है इसको टच करना चाहिए, बेलन में इस तरह है कि सीधा सीधा एकदम जा रहा है, तो ये इस तरह का बेलन होना चाहिए। ये इस तरह का बेलन है, बल्कि और छोटा, इसमें एकदम फिट बैठ रहा है। जो ये अर्धगोला है ये बेलन है, इस तरह से चित्र हमारा है। अब जो कहता है, जो हमारे पास माप लिखी हुई है वही माप इसमें लिखते हैं। क्या कहता है कि एक ठोस में ऊंचाई 120 सेंटीमीटर और त्रिज्या 7 सेंटीमीटर वाला एक शंकु सम्मिलित है। मतलब ऊंचाई 60 सेंटीमीटर 120 सेंटीमीटर शंकु की ऊंचाई 120 सेंटीमीटर और त्रिज्या 60 सेंटीमीटर, मतलब शंकु की जो ये ऊंचाई है, ये शंकु की ऊंचाई कितनी है, यहां से यहां तक शंकु की ऊंचाई बोल रहे हैं। शंकु की ऊंचाई कितनी है 120 सेंटीमीटर, ये शंकु की ऊंचाई है। और त्रिज्या कितनी है 60 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 60 सेंटीमीटर हो जाएगी। ये 60 लिखा हुआ है, बाकी वहां हम लिखेंगे। तो ये 60 सेंटीमीटर त्रिज्या हो जाएगी, जो 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर आरोपित है। और जो ये अर्धगोला है, ये अर्धगोला, इसकी भी त्रिज्या 60 सेंटीमीटर, मतलब दोनों की त्रिज्या एक समान है। फिर क्या कहता है, फिर कहता है कि ठोस भरे लंब वृत्तीय बेलन में इस प्रकार डाल दिया जाता है यदि बेलन की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर हो। अब ये बेलन की भी त्रिज्या 60 सेंटीमीटर, जो ये बेलन है, बेलन की भी त्रिज्या कितनी है, यहां से यहां तक की दूरी कितनी है 60 सेंटीमीटर है। कितनी 60 सेंटीमीटर ये। और फिर क्या कहता है, बेलन की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितनी है 180 सेंटीमीटर। बेलन की टोटल ऊंचाई 180 सेंटीमीटर है। तो हमको क्या करना है, यह चित्र है। फिर क्या कहता है, बेलन में शेष बचे पानी का आयतन, मतलब ये बेलनाकार जो बर्तन है उसमें पूरा पानी भरा हुआ है, और जब हम इस प्रकार के बर्तन अर्धगोला और शंकु को मिलाकर इस तरह का बर्तन जब बेलन में डालते हैं तो पानी बाहर निकल जाता है। अब जितना पानी बचा हुआ है, उसका आयतन निकालना है। तो पानी का आयतन कैसे निकलेगा, बेलन का पूरा आयतन में शंकु और
ये जो बर्तन है शंक्वाकार, गोलाकार में अर्धगोलाकार मिलाकर के बना हुआ है, इसका आयतन और मतलब बेलन के आयतन में इसका आयतन घटा देंगे तो शेष बचे पानी का आयतन हो जाएगा। तो हम चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्या हो जाएगा, जो दिया है पहले लिख लेते हैं, जो दिया है पहले लिखते हैं। तो ये हो जाएगा क्या, दिया है, थोड़ा पेन चेंज कर ले, जो दिया है वही हम लिखेंगे। दिया क्या है, बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई h क्या हो जाएगी 180 सेंटीमीटर तथा त्रिज्या r कितना हो जाएगा, त्रिज्या बेलन की भी त्रिज्या 60 सेंटीमीटर, ये हो गया। फिर क्या, 60 सेंटीमीटर। फिर क्या, फिर शंक्वाकार भाग का ऊंचाई और त्रिज्या लिखते हैं। शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई h क्या हो जाएगी, शंकु की ऊंचाई हो जाएगी 120 होगा शंकु की ऊंचाई। कितनी हो जाएगी, शंकु की ऊंचाई है 120 सेंटीमीटर। वह त्रिज्या कितनी है, त्रिज्या r हो जाएगी कितनी हमारे पास, त्रिज्या इसकी भी 60 सेंटीमीटर है। अब अर्धगोला की हो जाएगी, अर्धगोला की, अर्धगोले की त्रिज्या भर चाहिए, ऊंचाई तो चाहिए नहीं। अर्धगोले की त्रिज्या इसकी भी 60 सेंटीमीटर है। तो अब हमको क्या निकालना है, इसमें निकालना है कि शेष कितना पानी बचता है। तो क्या हो जाएगा, शेष बचे पानी का, शेष बचे पानी का आयतन बराबर कितना हो जाएगा, शेष बचे पानी का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, बेलनाकार भाग का आयतन। बेलनाकार भाग का आयतन हो जाएगा, अब माइनस क्या हो जाएगा, शंक्वाकार भाग का आयतन, सॉरी शंक्वाकार भाग का आयतन हो जाएगा, शंक्वाकार भाग का आयतन प्लस अर्धगोलाकार भाग का आयतन हो जाएगा, अर्धगोलाकार भाग का आयतन हो जाएगा। इस तरह से हमारा ये जो होगा इस तरह से होगा। अब हम बेलनाकार भाग का आयतन क्या करें, पाई आर स्क्वायर, यदि बेलन को h1 लिख दें, बेलन को क्या लिख दें, h1 लिख दें, और शंकु को क्या लिख दें, h2 लिख दें तो ज्यादा ठीक रहेगा। तो बेलन का क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर h1 होता है, माइनस क्या हो जाएगा, यहां से ये होगा, यहां से, तो शंकु का आयतन क्या हो जाएगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर h2 हो जाएगा। अर्धगोला का होगा 2/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। इस तरह से हमारा क्या हो जाएगा, यहां तक कंप्लीट हो जाएगा। आगे हम क्या करेंगे, इसी को सॉल्व करेंगे। तो पाई का मान हम देख लेते हैं, क्वेश्चन में क्या कुछ लिखा तो नहीं है कि 22/7 लिखा हो। तो क्वेश्चन में पाई का मान 22/7 तो नहीं लिखा है।
तो चलिए आइए देखते हैं हम लोग क्या करेंगे। पहले हम क्या कर लेते हैं, पहले मान रख के हम 22/7 ही रखेंगे। इसका मान पाई का मान 22/7, या फिर पाई यहाँ पर कॉमन है 1/3, पाई बाहर कॉमन है तो इसको भी कॉमन कर लेते हैं। हम लोग सरल से सरल मैटर से सॉल्व करते हैं और देखते हैं। तो इसको सॉल्व करते हैं तो हम लोग क्या कर लेंगे इसका, देखिए यदि हमारे पास ये है तो इसको यहाँ पे रहने देते हैं, पाई आर स्क्वायर H1 ये रहेगा, और माइनस यहाँ पे कुछ कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पे कॉमन है कितना, पाई 1/3 है पाई, लेकिन पाई आर स्क्वायर दोनों में कॉमन है तो पहले पाई आर स्क्वायर ले लेते हैं। पाई आर स्क्वायर ये कॉमन ले लेंगे तो बचेगा यहाँ क्या, पाई आर स्क्वायर जब कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बच जाएगा 1/3 हो जाएगा, और H2 यहाँ पे बच जाएगा, प्लस हो जाएगा कितना, यहाँ 2/3 हो जाएगा। पाई आर स्क्वायर कॉमन है तो एक आर बच जाएगा। इस तरह से कितना हो जाएगा, आप देख रहे हैं कि यहाँ भी पाई आर स्क्वायर यहाँ भी पाई स्क्वायर दोनों में कॉमन है तो बाहर निकाल लेते हैं, पाई आर स्क्वायर बाहर हो जाएगा तो बचेगा कितना, H1 बचेगा, यहाँ माइनस हो जाएगा कितना, माइनस जो हमारे पास बचा हुआ कॉमन ले लेंगे थोड़ा शॉर्ट हो जाएगा। तो हमारे पास ये बचा है पाई आर स्क्वायर कॉमन हो गया बाहर, तो यहाँ बच जाएगा कितना, 1/3 H2 हो गया और प्लस 2/3 R हो गया। अब हम इसी का मान वैल्यू पुटअप करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास आंसर मिल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, पाई का मान है 22/7 हो जाएगा, और क्या, चाहे तो इस स्टेप में पाई का मान ना रखें तो भी काम चल जाएगा, यदि इस स्टेप में पाई का मान नहीं रखें तो भी काम चल जाएगा। तो हम क्या कर लेंगे, पाई का मान यहाँ पे नहीं रखते हैं, पाई आर स्क्वायर रख लेते हैं, ये पाई आर स्क्वायर हो गया, और हम अंदर का मान रख लेते हैं। H1 की वैल्यू है हमारे पास 180, तो यहाँ 180 हो जाएगा, माइनस है, फिर क्या है 1/3 तो 1/3 हो जाएगा। H2 का मान है हमारे पास 120 है, 120 हो जाएगा, अब प्लस 2/3 है, 2/3 फिर R, तो R का मान तो सब जगह एक ही है तो यहाँ पे लिख लेते हैं 60। इस तरह से हमारे पास क्या बच जाएगा, हम यही क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो 3 चौको होता है 12 यानी 40 हो जाएगा, ये भी कट जाएगा। अब 20 तिहाई 60 होता है तो 20 ये हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे पाई का मान रख सकते हैं, 22/7 ये हो जाएगा। आर का मान है 60 तो 60 का वर्ग हो जाएगा, और यहाँ हमारे पास बच जाएगा 180 और माइनस 40 में 20 जोड़ देंगे, सॉरी 20 दूनी ये 2 बचा है तो 20 दूनी 40 हो जाएगा, तो 40 + 40 हो जाएगा, तो 40 + 40 80 हो जाएगा। ये हमारा कितना बच जाएगा, ये 22/7 हो जाएगा। 60 को 2 बार लिख देंगे, ये हो जाएगा, और क्या 80 में 180 में 80 घट जाएगा तो ये 100 आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, अब गुणा कर लेंगे, हमारे पास जब ये गुणा कर लेंगे तो ये हो जाएगा 22 गुणा 6 36 हो जाएगा, 36 से कम 36, और जीरो कितने हैं, 4 जीरो बचे हैं तो 4 ठो जीरो हो जाएंगे, और बटे में 7 करेंगे, 7 कर लें। अब 22 का यदि गुणा करते हैं, 22 का गुणा करते हैं तो कितना आ जाएगा, 4 ठो जीरो तो ऑलरेडी आ जाएंगे, 1 2 3 4। अब 22 छांग कितना होता है, 4 दूनी 12, 4 दूनी 12 13, 22 छांग 132 होता है, तो आ जाएगा 2 यहाँ पर, और हासिल आ जाएगा 13, तो 22 3 66, और 66 में 13 जब जोड़ेंगे तो 66 10 76, और 76 3 79, 77 78 79 79, तो ये हो जाएगा 79। तो इतना, अब बटे में 7 करेंगे, भाग लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, आप देखते रहे, हम लोग करते चलते हैं। तो क्या हो जाएगा, 7 का भाग जैसे ही लगाएंगे तो 7 एकम 7 हो जाएगा, यहाँ भी 7 एकम 7 ही हो जाएगा, ये 2 बचेगा तो ये 12 होगा, तो 7 दूनी 14 तो कर नहीं सकते, 7 एकम 7 ही करेंगे, 5 यहाँ बच जाएगा 50, तो 7 7 49 हो जाएगा,
एक बच जाएगा यहाँ, 7 सते 49 हो जाएगा। तो एक जहां यहाँ बच जाएगा तो एक लिखेंगे तो 7 एक कम 7 हो जाएगा। फिर 3 बचेगा तो 3 यहाँ लिखेंगे तो 7 चौको 28 हो जाएगा। 2 बचेगा यहाँ लिखेंगे तो 7 दूनी 14 हो जाएगा। 6 बचेगा तो अब दशमलव करेंगे, 7 8 56 हो जाएगा, 0.8 हो जाएगा। और आगे 4 बचेगा तो 40 हो जाएगा, तो 7 5 35 होगा। इस तरह से आगे हम ऐसे ही करते चलेंगे। देखिए जितना हम कर लिए हैं क्या हो जाएगा, हम जैसे ही कर लेंगे थोड़ा फिर से करते हैं, क्या हो जाएगा हमारे पास, सॉरी हमने क्या किया था, 7 एक कम 7 हो जाएगा, ये 7 एक कम 7 ये भी हो जाएगा। और क्या बचेगा, 2 यहाँ, तो 2 22 न हो जाएगा, तो 7 तिया 21 होगा। तो एक बच जाएगा, ये 10 हो जाएगा। जब ये 10 हो जाएगा तो 7 एक कम 7 बचेगा। जब ये 10 हो जाएगा तो 7 एक कम 7 3 बचेगा, तो 7 चौको 28 हो जाएगा। और 2 बच जाएगा तो 7 दूनी 14 हो जाएगा। मतलब हम इसको लगा लेंगे, और लगा लेंगे तो क्या हो जाएगा, 11 31 4 2 8 दशमलव कितना हो जाएगा, 5 7 हो जाएगा, 5 7 घन सेंटीमीटर। इतना हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अब हमारे उसमें आंसर में मीटर में उत्तर दे रहा है, मीटर में। तो 1 मीटर बराबर 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है ना। तो अब हम क्या कर लेंगे, अब भाग लगा देंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 1.131 हो जाएगा। और आगे हम क्या कर लेंगे, किलोग्राम, हमारे आंसर में देख लेते हैं कितना देता है, मीटर में दे रहा है। 1000 मीटर का भाग लगाएंगे, मतलब मीटर, अब 1000 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, तो हम क्या करेंगे, मीटर का बदल रहे हैं तो 100 सेंटीमीटर, तो हम 3 बार जब गुणा करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 3, तो 100 कितना हो जाएगा, 100 ये हो जाएगा, एक ये 100 हो जाएगा, एक ये 100 हो जाएगा। तो 6 अंक बाद पीछे जाएगा, तो हम देख लेते हैं कितना, 1 2 3 4 5 6। इसको चाहे ऐसे हम कर लें तो ज्यादा उचित रहेगा। तो हमारा कितना हो जाएगा, 1 1 3 1 फिर 4 2 8.57 हो जाएगा, बटे कितना हो जाएगा, एक और कितने 6 शून्य हो जाएंगे। मतलब 3 है ना, इकाई 3 है, तो 6 बार करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, इतना आंसर। तो 6 अंक बाद ले जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 हो जाएगा। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 1.131। अब मीटर क्यूब इसको बना रहे हैं, मीटर क्यूब है, लेकिन हम इसको एग्जैक्ट नहीं कह सकते। 1.131 मीटर क्यूब, इतना हमारा पानी का आयतन आ जाएगा। क्यों, क्योंकि आगे ये बढ़ता ही जा रहा है, भाग लगाएंगे तो आगे बढ़ता ही जा रहा है, इसलिए हमारा आंसर यही हो जाएगा। तो शेष बचे पानी का आयतन कितना है, 1.131 घन सेंटीमीटर, ये हो जाएगा। अब आगे चलते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं और करते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 जो कहता है वही बनाएंगे। एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है। तो पहले तो गोलाकार बना लेते हैं, ये गोलाकार है, और क्या है, ये गोलाकार कांच का बर्तन है। ये गोलाकार कांच का बर्तन है और बेलन के आकार की गर्दन, मतलब बेलन के आकार की गर्दन ऐसा होगा तो ये हो जाएगा
ये, और दूसरा भी ऐसे ही होना चाहिए। तो ये हो जाएगा बेलनाकार। ये तो क्या कहता है, कहता है कि 8 सेंटीमीटर त्रिज्या है। कितनी? 8 सेंटीमीटर त्रिज्या और व्यास है। गोलाकार कांच के बर्तन की लंबाई, बर्तन एक बेलन के आकार का जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर है। गोलाकार बर्तन की लंबाई जो है 8 सेंटीमीटर है। जो ये गोलाकार बर्तन हुआ इसकी लंबाई है कितनी? 8 सेंटीमीटर है। ये और क्या, और व्यास 2 सेंटीमीटर है। व्यास जितना ये जो बेलनाकार है इसका व्यास 2 सेंटीमीटर है। और क्या कहता है, जबकि गोलाकार भाग का व्यास, गोलाकार भाग का व्यास 8.5 सेंटीमीटर है। यानी जो ये व्यास है ये तो 8.5 सेंटीमीटर है। तो त्रिज्या हमको चाहिए ये, तो फिर ये हो जाएगा, ये त्रिज्या हो जाएगी 4.25 सेंटीमीटर, यानी आधा भाग लग जाएगा इसका। तो ये हो जाएगा। तो बर्तन में भरे जा सकने वाले पानी की माप कर एक बच्चे ने ज्ञात किया कि इसका आयतन है 345 घन सेंटीमीटर। तो हमें जांच करना है कि उत्तर सही है कि नहीं। अब हम क्या कर लें, जो हमारे पास लिखा है वही हम ज्ञात कर लेते हैं। तो गोलाकार भाग की त्रिज्या जो दिया है वही निकाल लेते हैं। दिया है गोलाकार भाग की त्रिज्या, गोलाकार भाग की त्रिज्या को हम r1 मान लेते हैं, और ये गोलाकार भाग की त्रिज्या है 4.25 सेंटीमीटर, यानी 8.5 में 2 का भाग लगाएंगे वही आएगा। फिर क्या, बेलनाकार में देख लेते हैं। बेलनाकार भाग की, बेलनाकार भाग की ऊंचाई, बेलनाकार भाग की ऊंचाई h है। तो h को कह देंगे कितना, 8 सेंटीमीटर कह देंगे, 8 सेंटीमीटर है। और व्यास जो है, तो व्यास कितना है, 2 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या क्या हो जाएगी, और इसकी त्रिज्या को हम r2 कह देंगे। r2 हो जाएगा 2/2, यानी 1 सेंटीमीटर हो जाएगी त्रिज्या। तो कहता क्या है, कह रहा है कि पानी की मात्रा माप कर, पानी मतलब इस बर्तन का आयतन, जो बर्तन का आयतन निकालना था। तो कह रहा है कि बर्तन का आयतन ज्ञात कीजिए। तो बर्तन का आयतन हम निकाल लेंगे। तो बर्तन का आयतन कितना हो जाएगा, बर्तन का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, गोलाकार भाग का आयतन, गोलाकार भाग का आयतन और प्लस बेलनाकार भाग का आयतन हो जाएगा, बेलनाकार भाग का आयतन हो जाएगा। अब दोनों को ऐड कर लेंगे। गोलाकार, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, आप जानते हैं। तो गोले का आयतन कितना हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 4/3 पाई आर। अब गोले का निकाल रहे हैं तो r1 का क्यूब हो जाएगा, r1 का क्यूब। अब प्लस क्या हो जाएगा, बेलनाकार, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई बेलन का हमने माना है r2, तो r2 स्क्वायर एच हो जाएगा। इस तरह से आगे हम निकालेंगे। तो हमारे पास कितना बचा हुआ है, पाई कॉमन है, अब बाकी कुछ कॉमन नहीं है, तो 4/3 हो जाएगा, r1 क्यूब हो जाएगा और प्लस r2 स्क्वायर एच हो जाएगा ये। तो पाई का मान तो हमारे पास 3.14 चाहिए,
तो पाई अभी रखे रहते हैं। अब हम क्या करेंगे, 4/3 लिख लेंगे और R1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 4.25 का क्यूब है। अब प्लस R2 का मान कितना है, R2 का मान है 1, तो 1 का स्क्वायर करेंगे। H की वैल्यू कितनी है, H की वैल्यू है बेलनाकार भाग की ऊंचाई है 8, तो ये इतना हो जाएगा। अब आगे क्या कर लेंगे, पाई का को रहने दे, भी लास्ट में मान रखते हैं। तो 4/3 और 4.25 का आप मल्टीप्लाई करें और बताएं कितना आएगा। गुणा करके बताएं आप कितना आ जाएगा। इसका आप लोग करें और बताएं, तो ये हो जाएगा कितना, हम लोग जैसे ही करेंगे इसका सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 100 इतने का गुणा करेंगे तो ये जाएगा 102, ये हो जाएगा 102.54 और कितना हो जाएगा। हम लोग इसको बेहतर ढंग से कर रहे हैं तो इसका क्या हो जाएगा, 102 दशमलव कितना हो जाएगा, 102 दशमलव, ये हो जाएगा 3541 इतने का, और प्लस 8 कर लेंगे। तो आगे चलते हैं, करते हैं क्या होगा, जैसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा, पाई का मान हम रख देते हैं 3.14 रखेंगे और गुणा करेंगे। ये 8 जैसे जोड़ेंगे तो 102 में 8 जोड़ देंगे तो 110 हो जाएगा। 110 दशमलव क्या हो जाएगा, 3541 हो जाएगा। आगे हम इसका जैसे ही करना शुरू करते हैं तो ये हो जाएगा कितना, अब ये 3.14 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 346.51 सेंटीमीटर है, तो घन सेंटीमीटर हो जाएगा। इस तरह से हमारे पास आंसर आ जाएगा 346 घन सेंटीमीटर। तो बर्तन का आयतन ये हो जाएगा, शेष बचे 346 घन सेंटीमीटर। अर्थात हम क्या लिखेंगे, उत्तर मिला लेते हैं, इसमें इतना ही दिया है हमारे आंसर में, लगभग दिया है लगभग। तो यदि आपका 345 दशमलव में भी आएगा तो आप लगभग में आंसर सही लिखेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, लेकिन यदि हमको करना है तो कर सकते हैं। लगभग ये आंसर आएगा। अर्थात हम क्या लिख लेंगे, अर्थात बच्चे का उत्तर सही नहीं है और सही उत्तर है कितना, 346.51 घन सेंटीमीटर लगभग। यदि लगभग आंसर में लगभग लिखा हुआ है, यदि लगभग आता भी है तो आप ये दिक्कत नहीं करेंगे, 345 से ऊपर होना चाहिए। अब हम देखेंगे कि आंसर में हम कर रहे हैं 345 भी आ रहा है दशमलव में, कुछ दशमलव के 4 अंक तक इसको जब लिए हैं तब ये आ रहा है। अब हम दशमलव के 2 अंक तक लेंगे तो 345.65 कुछ आएगा, मतलब उसका एग्जैक्ट आंसर नहीं। तो चलिए, आज से चैप्टर 12 कंप्लीट होता है, इस सेशन से चैप्टर 12 कंप्लीट होता है। और आपको फर्स्ट चैप्टर से लास्ट तक जितने भी कोई भी समस्या हो, सेशन अच्छा लगे तो लाइक करें, समस्याओं में कमेंट करें कि क्या आप, तो समस्या का निवारण किया जाएगा। अपने दोस्तों तक शेयर करें और हम लोग बेहतर ढंग से करते चलेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नई ऊर्जा के साथ, नए उत्साह के साथ, नई एनर्जी के साथ, और नए चैप्टर में हम शुरुआत करेंगे। अब चैप्टर चलेगा 13 और हम लोग रिवीजन में करते चलेंगे।
चलिए आइए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।